हेलो दोस्तों, मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्रीनामा में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड करें। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वैदिक पीरियड के बाद जो भारत में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, वो किस तरह का था, किस क्रम में था, क्या सिस्टम था उसका, क्यों हुआ ऐसा, ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करूंगा। अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई उस समय में, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि 6th सेंचुरी बीसी में नए धर्मों का उदय हो चुका था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों के अंदर एक जागरूकता आ गई थी, एक बौद्धिक विकास डेवलपमेंट हो गया था, एक तर्कशीलता, यानी कि हर चीज में बहस करने की एक मादा डेवलप हो गया था कि ये है तो क्यों है, कैसे है, यानी कि ब्लाइंड फेथ खत्म हो गया था। ऐसे अवस्था में बौद्ध धर्म, जैन धर्म खूब पनपे। तमाम सारे राजाओं महाराजाओं ने इस धर्म को स्वीकार किया। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, वो समय ऐसा था जब राजा किसी धर्म को अपनाता था तो सारी प्रजा इन मास उसी धर्म में आ जाती थी। यानी कि अगर किसी ने बौद्ध धर्म राजा ने स्वीकार कर लिया तो सारी प्रजा बुद्धिस्ट बन गई, किसी ने आर्य धर्म स्वीकार कर लिया, सारी प्रजा आर्य हिंदू बन गई, किसी ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया तो सारी प्रजा जैन बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तमाम उथल पुथल हुए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा नए नए धर्मों में आ गए। और अगर कोई राजा नए धर्म में नहीं आया, बौद्ध धर्म या जैन धर्म स्वीकार नहीं किया, तो किसी वजह से, किसी कारणवश, तो उसने बौद्ध धर्म जैन धर्म को खूब बढ़ावा दिया, दिल खोल के दान दिए, बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज बनवाई, विहार बनवाए, स्तूप बनवाए। हिंदू धर्म में या यूं कहें कि आर्य धर्म या वैदिक धर्म में रहते हुए भी उन लोगों ने इस धर्म को खूब बढ़ावा दिया। और जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया था उन्हें तो किया ही था, उन्हें तो बढ़ावा देना ही था। तो मैं इस कड़ी में बताना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं नहीं कहना चाहता कि वैदिक पीरियड में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ। वैदिक पीरियड में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन वह डेवलपमेंट उनके आश्रमों में, उन ऋषि मुनियों के आश्रमों में तक ही, इनके जो आश्रम थे, इन आश्रमों तक ही महदूद था। अब ये आश्रम से निकल करके मोनेस्ट्रीज में पहुंचा। मोनेस्ट्रीज यानी कि और यूनिवर्सिटीज में पहुंचा, विहार और महाविहार में पहुंचा। यानी ये तमाम सारी मोनेस्ट्री जो है जहां पे तमाम सारे बुद्धिस्ट रहते हैं, ये यूनिवर्सिटी जहां पे शिक्षा दी जाती है, विहार जहां पे बुद्धिस्ट रहते हैं, महाविहार ये भी बड़ा बुद्धिस्ट इस्टेब्लिशमेंट था। यानी ये सारी चीजें एक लर्निंग सेंटर थे ये सब। यानी इन जगहों पर बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज थी, क्योंकि मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में नॉलेज के ऊपर बेस दिया गया और यह कहा गया कि हर किसी को ज्ञान अर्जित करना चाहिए, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, चाहे वो वैश्य ही क्यों ना हो, किसी भी वर्ग से आता हो। उसमें ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ही ज्ञान अर्जित करेगा, ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, ब्राह्मण ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं था, बल्कि हर किसी को ये बौद्ध धर्म ने, क्योंकि ये जाति प्रथा में विश्वास ही नहीं करते थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध, इसमें इनके लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था जिसमें भगवान हो। इसमें इनके सिस्टम में ना भगवान होता था, ना स्वर्ग होता था, ना नरक होता था। इनको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब इनका चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन बस इतना मैं बताना चाहता हूं कि तमाम सारे ये लोग जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इन लोगों ने ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान का प्रसार करना, ये ज्ञान धार्मिक ज्ञान सिर्फ नहीं था, बल्कि इसमें मेडिसिन भी थी,
इसमें मेडिसिन, इसमें मैथमेटिक्स, इसमें जो योग है, इसमें वैदिक एजुकेशन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और इस तरह से अलग अलग सिर्फ मैथ नहीं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह से बहुत सारी चीजें थी। यानी तकरीबन ज्ञान की जितनी शाखाएं थी सब इन मोनेस्ट्रीज में पढ़ाई जाती थी। ये मोनेस्ट्रीज या ये महाविहार या ये यूनिवर्सिटीज कौन कौन थी, मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी या महाविहार, इसे महाविहार भी बोला जाता है। यूनिवर्सिटी को बच्चों महाविहार भी बोलते थे उस समय में। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का था। इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी 427 में नालंदा विश्वविद्यालय। ये कुमारगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का लड़का था, जो मगध का शासक था, पूरे उत्तर भारत का शासक था। गुप्ता जो साम्राज्य था उसका शासक था। उसने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, इसने ये दान दिया था। और यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, और जिसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा के लोग इसमें पढ़ाई करते थे। मैं यहां पे और करेक्ट कर दूं अपने आप को कि महायान शाखा का तो होल्ड था, यानी उनको तो समर्पित थी, लेकिन किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी देश का व्यक्ति इसमें आकर स्टडी कर सकता था, पढ़ाई कर सकता था। इसे तकरीबन हम बताएं तकरीबन 90 लाख किताबें इसमें थी। 90 lakhs बुक्स इसमें थी। इसकी लाइब्रेरी में बड़े बड़े लोग दूर दराज से देशों से यहां पे आके स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे। लेकिन हम देखते हैं 11th एंड 12th सेंचुरी में, 11th नहीं बल्कि 12th सेंचुरी हम कहें, इसमें तकरीबन ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाती हैं, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी भी है। वजह बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी जो एक सेनापति था इन गुलाम वंश के शासकों का, उसने बार बार वहां पे आक्रमण किया, इस मोनेस्ट्री पे भी आक्रमण किया, और उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। वजह जो भी रही हो, बहुत सारे कारण हैं। ये एक रिसर्च का विषय है और इस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। किसने किया, किसके इंस्टिगेशन पे किया, किस वजह से किया, ये बहुत सारे हैं, चालें हैं इसमें। लेकिन फिलहाल हम इतना बताएंगे, उसी का नाम लेंगे जिसने इस काम को किया था, बख्तियार खिलजी ने। इसका बाद दूसरा एक विश्वविद्यालय और है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसको स्थापित किया था। धर्मपाल ने भागलपुर में, बिहार में भागलपुर है, भागलपुर में इसकी स्थापना की थी। इसके एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है। हाँ, इसका रूलिंग पीरियड धर्मपाल का जो है वो है 781 से 881 तक, 821 तक, सॉरी 821 तक। यानी इस पीरियड में, यानी कि 8वीं शताब्दी में इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार की स्थापना
की गई थी। इस विश्व में यह जो यूनिवर्सिटी थी, ये विक्रमशिला जो थी, ये भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। बहुत बड़ा महाविहार था और ये बुद्धिस्टों ने यहाँ पर शिक्षा देनी शुरू की थी। यहाँ भी देश विदेश से लोग आते थे। बताया जाता है ये भी तकरीबन 1193 में यानी 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के क्रूरता के मत्थे चढ़ गई। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई और धीरे धीरे ये चलती रही। बाद में जब इन्हें ग्रांट नहीं मिली, क्योंकि ये तो मुस्लिम रूलर थे, ये ग्रांट नहीं देते थे। जब ग्रांट नहीं दिए तो यूनिवर्सिटी खत्म होना ही होना था। उनके तमाम सारे गांव असाइन होते थे, कई के 100 गांव असाइन होते थे जिनकी रेवेन्यू इनके पास आता था, जिससे वो चलती थी। जब ये ग्रांट नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाएगी। तो ये जलाने से खत्म हुई या कैसे खत्म हुई ये तो नहीं कंफर्म है, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम सारे इस्टेब्लिशमेंट जो थे, महाविहार जो थे, वो धन की कमी की वजह से, ग्रांट की कमी की वजह से इसे समाप्त कर दिया गया। नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने का पूरा प्रमाण मिलता है। जो विक्रमशिला की बात हम नहीं करते, ना ही विक्रमशिला इस कैटेगरी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोमपुत्र यूनिवर्सिटी। सोमपुत्र यूनिवर्सिटी है, ये भी एक महाविहार है सोमपुत्र यूनिवर्सिटी, और ये बांग्लादेश के नौगांव में है। नौगांव बांग्लादेश यहां पे है। इसे भी हम देखते हैं धर्मपाल, वही धर्मपाल जिसने विक्रमशिला बनाया था, इसने स्थापित, यानी धर्मपाल ने काफी कुल पाल वंश के शासकों ने, धर्मपाल ने काफी कुछ ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए किया था। ये धर्मपाल ने इसे बनवाया था 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में बनवाया था, और ये 13th सेंचुरी में समाप्त हो गई मुसलमानों के आने के बाद। सोमपुत्र यूनिवर्सिटी के बाद है, नेक्स्ट है उदंतपुत्र। उदंतपुत्र यह भी एक यूनिवर्सिटी थी, उदंतपुत्र यूनिवर्सिटी। ये भी पाला रूलर गोपाल ने इस्टेब्लिश किया था। गोपाला, ये पाला रूलर बंगाल बिहार के शासक थे। इन्होंने ये उदंतपुत्र यूनिवर्सिटी 8th सेंचुरी में बनाई थी बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ एक जगह है बिहार में, वहां पे है उदंतपुत्र यूनिवर्सिटी। और ये भी यूनिवर्सिटी जो थी, हम देखते हैं कि काफी समय तक इसी तकरीबन 8th सेंचुरी में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाद में जब गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत के शासकों के बाद ये ग्रांट न मिलने की वजह से ये उदंतपुत्र भी, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके अलावा है जगद्दल यूनिवर्सिटी। जगद्दल यूनिवर्सिटी, जगद्दल महाविहार। जगद्दल महाविहार जो था उसे 11th सेंचुरी में किया गया था इस्टेब्लिश। रामपाला, ये भी पाल वंश का था। रामपाल इसने बनाया था इसे। ये भी नौगांव में है, नौगांव में थी, नौगांव बांग्लादेश, इस वक्त बांग्लादेश में है जगद्दल यूनिवर्सिटी। और यह यूनिवर्सिटी जो थी वो 11th सेंचुरी में समाप्त हो गई थी और बनी थी 207 ईस्वी में, सॉरी 1207 में, यानी कि 11th सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। और ये भी बाद में हम देखते हैं कि इसी तरह समाप्त हो गई थी। 11th सेंचुरी में बनी थी
और 12th सेंचुरी में ये खत्म हो गई। बहुत समय, बहुत कम समय में, यानी कि तकरीबन 100-150 साल में ये यूनिवर्सिटी, जगद्दल यूनिवर्सिटी समाप्त हो गई थी। इसके बाद जो सबसे पुराना, लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो तक्षशिला में है, तक्षशिला में थी, तक्षशिला पाकिस्तान में है इस वक्त। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी बीसी में बनी थी, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी थी। और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी एडी तक चली, 5th सेंचुरी सीई, कॉमन एरा तक, यानी 1000 साल तक ये अपने अस्तित्व में रही। लेकिन 5th सेंचुरी के बाद भी ये यूनिवर्सिटी चलती रही। हम ये नहीं कहते 5th सेंचुरी खत्म हो गई, लेकिन इसका जो वैभव था वो नहीं रहा। हम देखते हैं कि इसमें, जैसे आप अलबरूनी की बात पढ़ें तो बताया जाता है, अलबरूनी भी यहाँ पे कुछ दिनों तक रहा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। इसने स्टडी की थी, शिक्षा प्राप्त की थी, तो यानी कि 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी तक भी वो सरवाइव कर रही थी। लेकिन जो गोल्डन पीरियड का था वो 5 शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 5वीं शताब्दी ईसवी तक था। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें बहुत सारे टीचर्स थे। पाणिनि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, अष्टाध्यायी, ये यहाँ के टीचर थे। यहाँ के टीचर थे चाणक्य, जिन्होंने, जो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री तथा एक तरह से संस्थापक थे मौर्य वंश के, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। इसके बाद, इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उस वक्त प्राचीन काल में फेमस थे, जो यहां से पढ़ाई किए। स्टूडेंट्स में हम देखते हैं बुद्धिस्ट काल के अंगुलीमाल, अंगुलीमाल जो थे ये शिष्य थे गौतम बुद्ध के। इन्होंने भी यहां पे अध्ययन किया। यहां पे जीवक ने अध्ययन किया, जो एक डॉक्टर थे, जीवक। ये गौतम बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे जीवक। और राजगृह के दरबारी डॉक्टर भी जीवक हुआ करते थे। ये यहाँ के स्टूडेंट थे। यहाँ पे स्टूडेंट थे चरक, चरक भी यहाँ के सब स्टूडेंट थे, जो हम कह सकते हैं फादर ऑफ मेडिसिन जिन्हें कहा जाता है। यहाँ के स्टूडेंट्स में चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी स्थापित की थी और मौर्य इंपायर की स्थापना की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी शायद भारत की या उस समय के पूरे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे, शिक्षा ग्रहण किया करते थे। दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी का, हर संस्था का एक समय होता है। ये संस्था भी 5वीं शताब्दी में, ईस्वी में नेग्लिजेंस के भेंट चढ़ गई। यहाँ पर नेग्लिजेंस ये हुआ कि बहुत सारे जो बैक्ट्रियन, पार्थियन, ईरानियन, यूनानियन, तमाम सारे, गंधार मुल्क था, गंधार एरिया था जहां पर ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो इन सब का बार बार आक्रमण होता रहा। और कुछ पॉसिटी ऑफ फंड्स भी हम कह सकते हैं, बहुत सारे धन की कमी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से घिसट घिसट के चलती रही और धीरे धीरे इसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तो हम ये कहते हैं कि बौद्धिक जागरण बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद हिंदुस्तान में आया। और वह जागरण, वो ऐसी रोशनी थी जो पूरे विश्व में गई। दुनिया भर से लोग यहां से शिक्षा ग्रहण करने आए और इस शिक्षा को विदेशों में फैलाया। बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिन्हें अब तक स्टडी किया जाता है, अलग अलग उसमें लैंग्वेज में उसे वो किया जाता है, और बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसका वो करते हैं। यहां तक कि अरब्स ने, ग्रीक्स ने और रोमन्स ने, सबने इस विद्या को
अपने यहाँ सजो के रखा और उससे काफी हासिल किया, नॉलेज ज्ञान हासिल किया और अपने मुल्क को, अपने समाज को आगे बढ़ाया। आज बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।